ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एक्सेप्टिंग डेटा फ्रॉम यूज़र से हम डेटा कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो डेटा एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, वेब पेज होता है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इस तरह से कल एक पेज बनाया था। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, एक नया पेज बनाना है यहाँ पर, और उस नए पेज में आपको डेटा एक्सेप्ट कराना है यूज़र से। तो अब डेटा एक्सेप्ट कराने के लिए हम लोग सी में पढ़ा होगा आपने, डेटा जो होता है वो क्या होता है, एक आपका रॉ मटेरियल होते हैं। हाँ, रॉ मटेरियल होता है आपका। ठीक है, तो अब इसको आपको क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्रोसेस करने के बाद क्या बनता है, इसका हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो जैसे हम एक डेटा इंटर कराएं, मान लीजिए 5, इसको प्रोसेस कराएंगे तो क्या करेंगे, 5 × 5, तो क्या बन जाएगा, हमें 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो डेटा है आपका कहाँ जाता है, मेमोरी के अंदर। ठीक है, प्रोसेस होने कहाँ जाता है, सीपीयू के अंदर, और ये फिर कहाँ आता है, फिर से वापस मेमोरी और आपका मॉनिटर के ऊपर आपको शो होता है। ठीक है, तो अब आ रही है कि डेटा को स्टोर करना है ना। तो वी स्टोर द डेटा, कहाँ स्टोर करते हैं, इनसाइड वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर। अब वेरिएबल आपको बनाना आना चाहिए, तो इन PHP we can create variable using $, variable name। सिंटेक्स, मतलब ये एक सिंटेक्स है आपका। ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे अगर आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसमें एक नंबर स्टोर करना है, जैसे एक नंबर स्टोर करना है, लेट कर लीजिए आपको n, तो हमने एक वेरिएबल बनाया है $n। ठीक है, अब इसकी इनिशियल वैल्यू हम रख देते हैं 0, सेमीकोलन। तो PHP में क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो ऑटो डिक्लेयर्ड होते हैं, मतलब जो आप डेटा उसमें पास करेंगे उनका डेटा टाइप उसी तरह से असाइन हो जाता है। जैसे सी में हम क्या करते थे, इंट लिखते थे, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। यहाँ पे ऑटो डिक्लेयर रहते हैं, मतलब आप इसके अंदर n के अंदर अगर आप पास कर दोगे, लेट कर लो 5.5, तो ये फ्लोट हो जाएगा। अगर n के अंदर आपने डबल कोड में ABC पास कर दिया तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। हाँ, तो ये इसकी खासियत है, ऑटो डिक्लेयर्ड होते हैं आपके। अब इनका डेटा टाइप निकाला कैसे जाता है वो अभी कुछ फंक्शन से आगे हम बताएंगे। अभी आपको वेरिएबल बनाना समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, हाँ, होता ही नहीं है डेटा टाइप, आप लिखते ही नहीं हो क्वेश्चन। आप डेटा टाइप निकाल सकते हो उसका, कि इसका डेटा टाइप उसने क्या एज्यूम किया, और चेंज कर सकते हो आप फिर। ठीक है, आप चाहते हो कि भाई हमने 0 लिखा था लेकिन उसका डेटा टाइप हमें फ्लोट करना है, तो उसका फ्लोट कन्वर्ट कर सकते हैं कि वही फ्लोट में, तो बाद में उसको हम सेट टाइप कर सकते हैं। उसका सेट टाइप एक मेथड होता है, उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वेरिएबल सिंपल आप देखो, वेरिएबल का कैसे, $, वेरिएबल का नाम, देन उसकी इनिशियल वैल्यू पास कर दो तो वो आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल में डेटा कैसे यूज़र से एंटर कराना है। ठीक है, तो हम डेटा कैसे एंटर कराते हैं, वे इनपुट डेटा फ्रॉम यूजर यूजिंग HTML फॉर्म्स। ठीक है, तो HTML फॉर्म्स आपको आना चाहिए कि फॉर्म्स हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म्स एंड इट्स कंट्रोल्स। हाँ, कंट्रोल्स का मतलब, जैसे कंट्रोल का मतलब टेक्स्ट बॉक्स,
कंट्रोल्स का मतलब ये होता है टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया। जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो ना, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखा होगा वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट फील्ड आती है, टेक्स्ट एरिया आता है, चेक बॉक्स आता है, ये सब आते हैं ना, उनको कंट्रोल्स बोलते हैं। हाँ, उनको कंट्रोल्स बोलते हैं। तो फॉर्म के अंदर क्या आते हैं? कंट्रोल्स आते हैं। मतलब एक फॉर्म आप बनाओगे इस तरह से, ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर आपके कंट्रोल्स आएंगे इस तरह से, ठीक है। चेक बॉक्सेस रहते हैं आपके, फिर एक बटन होगा आपका, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्स, ये सारे कंट्रोल्स हैं, इसको हम लोग GUI कंट्रोल्स बोलते हैं। हाँ हाँ। अब इन कंट्रोल्स को कैसे बनाते हैं, तो इसमें पहले तो फॉर्म कैसे बनाते हैं उसका सिंटेक्स है, ये आपका सिंटेक्स है। फॉर्म एक्शन इक्वल टू URL ऑफ PHP पेज, मेथड इक्वल टू गेट या पोस्ट, फॉर्म एलिमेंट जिसको हम कंट्रोल्स बोल रहे हैं या यूज़र इंटरफेस हम बनाते हैं, और फॉर्म ख़त्म हो जाता है। ये सिंटेक्स होता है। तो ये आपने यूज़ किया होगा HTML वगैरह जब पढ़ा होगा आपने, या कभी यूज़ किया हो? फॉर्म बनाया है आपने कभी? हाँ, कोशिश करी थी। तो अब यहाँ पे जो है डायनेमिक वे में कैसे हम उसको यूज़ करेंगे वो आपको अब समझना है, ठीक है। तो फॉर्म तो एक हो गया, स्टैंडर्ड टैग हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये जो एक्शन है, एक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं, ये नहीं, ये आपने जो पढ़ा है ये सही नहीं पढ़ा है, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपको सामने दिख रहा है, तो अब एक्शन जो होता है आपका, ठीक है, एक्शन क्या स्पेसिफाई करता है? इट स्पेसिफाई विच PHP पेज प्रोसेस द फॉर्म डेटा। मतलब जो आप यहाँ पर इसमें जो एलिमेंट्स बनेंगे इनपुट, जैसे आपने यूज़र आईडी पासवर्ड दिया है और ओके पे क्लिक किया या सबमिट पे क्लिक किया, तो कौन सा PHP पेज आपके पासवर्ड और यूज़र आईडी को चेक करेगा? तो वहाँ पर आपको इस जगह उस PHP पेज का URL देना पड़ता है या नाम देना पड़ता है। हाँ, जिस पेज पे ले जाना है। अब होता क्या है, देखो अभी आप सीखोगे तो यही आपको सिखाया जाएगा। जैसे होम पेज आया, होम पेज पे बंदा गया लॉगिन पेज पे, लॉगिन पेज से फिर कहाँ जाएगा? आपका प्रोसेस होने जाएगा कि भाई ये आपका चेक करेगा UID और पासवर्ड चेक करेगा, ठीक है। अब अगर सही हुआ, ट्रू हुआ, तो किस पेज पे जाएगा? यूज़र, हाँ, यूज़र पेज पे चला जाएगा, नहीं तो एरर पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंड करने के लिए इसमें दूसरा मेथड यूज़ होता है। ये नहीं कि आपने सोचा ये वाला प्रोसेस, ये वाला यूज़ होता है, ये नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ पर चेक करके कि अगर ट्रू है तो हमें उसे अलग पेज पे भेजना है और फॉल्स है तो अलग पेज पे भेजना है, तो इसको बोलते हैं रीडायरेक्ट करना, इसको बोलते हैं रीडायरेक्ट करना। तो रीडायरेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड है, ठीक है। जैसे हम लोग HTML में एंकर टैग का यूज़ करते हैं, उस पर आप क्लिक कर दो, क्या होगा? किसी दूसरे पेज पे चला जाएगा, हाँ, उसको कहीं और ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और मेथड होता है PHP में, एक पेज से दूसरे पेज में भेजना। लेकिन यहाँ जो फॉर्म है, फॉर्म में जो एक्शन है वो यही लगता है यहाँ पर। मतलब लॉगिन पेज आया, अब वो प्रोसेस होने किस पेज पे जाएगा वो ये एक्शन स्पेसिफाई करता है। हाँ, हो सकता है कि सेम पेज पे ही वो प्रोसेस हो रहा हो, मतलब अभी हम सिखाएंगे आपको कि एक ही पेज अलग पेज पे ले जाओ, क्योंकि उसमें आसानी होती है, समझ में आता है।
और जब हम बहुत हैवी वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसको सेम पेज पे ही प्रोसेस कराते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड होगा तो सेम पेज पे ही उसको प्रोसेस कराएंगे, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम दूसरे पेज पे ले जाके उस यूज़र आईडी पासवर्ड को या तो कोई भी हम डेटा को प्रोसेस कराएंगे, फिर वहाँ रिजल्ट शो करेंगे। ठीक है, तो अभी ये एक्शन समझ में आ गया होगा कि किस पेज पे हमें भेजना है। ठीक है, अब मेथड क्या होता है, दो मेथड होते हैं, या तो गेट लिखोगे या तो पोस्ट लिखोगे। ठीक है, तो मेथड के बारे में थोड़ा पता है, कहीं पढ़ा हो आपने ऑनलाइन? मतलब पोस्ट मेथड किसके लिए होता है? सिक्योर होता है और ज़्यादा हम्म हम्म, वो कम डेटा को संभालता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे गेट गेट मेथड में क्या होता है, ऑल द पैरामीटर्स आर विजिबल। ठीक है, फॉर्म पैरामीटर का मतलब होता है जो हमने फॉर्म में वैल्यू लिखे हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड जो लिखा हुआ है वो। ठीक है, आर विजिबल इन एड्रेस बार। जो एड्रेस बार होगा उसमें ये सारी वैल्यूज़ आपको दिखेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड उसने क्या एंटर किया हुआ है, तो उसे कोई भी क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, तो सिक्योर नहीं हुआ। और क्या होता है, यूज़ टू सेंड लेस देन 1024 KB ऑफ डेटा। मतलब इतना अगर आपका डेटा है तो ठीक है, छोटा डेटा है, 1024 भी 1 MB हो गया, ध्यान रखना 1 MB भी डेटा आपका बहुत बड़ा डेटा होता है। क्योंकि हम लोग की जब हम लोग काम करते थे, स्टार्टिंग में कंप्यूटर स्टार्ट किया था हमने सीखना, 2000 की बात है, तो उस समय हमारी फ्लॉपी यूज़ होती थी, वो 1.44 MB की फ्लॉपी होती थी। हाँ, 1.44 MB की फ्लॉपी होती थी समझ लो। तो उसमें हम लोग अपना रिज्यूम, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके घूमते रहते थे कि प्रिंट आउट कराने के लिए। तो आप समझ लो आपका, तो अब 1 MB का डेटा अगर आपका है एटलीस्ट, तो वो आपका गेट मेथड के थ्रू HTML फॉर्म के थ्रू कहीं भी आप इंटरनेट पे भेज सकते हैं। अब ये जो है आपका पोस्ट में क्या होता है, ऑल द पैरामीटर्स और हाँ नॉट विजिबल या अनविजिबल इन एड्रेस बार, और यूज टू सेंड ग्रेटर देन 1024 KB ऑफ डेटा। ठीक है, तो अगर आपको इससे ज़्यादा डेटा भेजना है, ठीक है, मतलब आपको फ़ाइल अपलोड करनी है, ठीक है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें आपका फ़ाइल अपलोड होती है, ध्यान रखना, पिक्चर्स, बायोडाटा वगैरह ये सब, तो उस केस में हम लोग गेट का यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम उसमें पोस्ट का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दो आपके कॉन्सेप्ट थे इसके। तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम, फॉर्म, एक्शन, मेथड, गेट और पोस्ट दो ही होते हैं। नहीं दो ही होते हैं, और कोई नहीं होता। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल्स आपका अभी हम बताते हैं आपको, थोड़ी देर में फॉर्म आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब फॉर्म कंट्रोल्स कैसे बनाते हैं, तो देखो फॉर्म कंट्रोल्स कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इनपुट टाइप। इसका गेट और पोस्ट का, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ वही देखो आपका अगर डेटा क्या है, अनसिक्योर है, ध्यान रखिएगा, अनसिक्योर मतलब आप उसे URL में देखना चाहते हो। कभी कभी ये होता है ना, पोस्ट में हम लोग तो देख नहीं पाएंगे, उसमें समझ में नहीं आएगा डेटा क्या जा रहा है। अगर डेटा आपका अनसिक्योर है और आपको डिबग करना है कि भाई मैंने क्लिक किया तो डेटा क्या जा रहा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उस समय आप गेट यूज़ करो, उससे आपका टाइम सेव होता है ना। डेवलपमेंट का आपका, आपने मान लो ये 3 टेक्स्ट फील्ड बनाई है, उसमें डेटा आप देख ही नहीं पा रहे हो कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा लॉजिक लगाओ दूसरे पेज पे कि क्या आया, चेक नहीं कर पा रहे हैं हम उसको। ठीक है, इससे अच्छा, हाँ उससे अच्छा है कि भाई गेट यूज़ कर लो, तो आपको URL में वो सारी वैल्यूज़ दिखेंगी कि यार ये तो वैल्यू पास नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम है लगता है, स्पेलिंग चेक करो, तो उस समय आप
हाँ, मोस्टली अगर अनसिक्योर डेटा है और आपका लग रहा है कि आपको डिबग करना है और उससे ज़्यादा आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट में आपका टाइम बचेगा तो आप गेट यूज़ करो। जैसे मैं गेट ही यूज़ करता हूँ मोस्टली, लेकिन जब हाँ जब लॉगिन की बात आती है तो मैं पोस्ट यूज़ करता हूँ। हाँ, और जब फॉर्म आपको अपलोड करना होगा तब भी आप पोस्ट करोगे। हाँ, फॉर्म पोस्ट करोगे तो दिखेगा, प्लस आपका जो इमेजेस वगैरह फाइल होंगी वो गेट से पास ही नहीं होती हैं, पोस्ट उसमें यूज़ करना पड़ता है। और स्ट्रीम का भी वो रहता है कि भाई जो पीछे स्ट्रीम होती है ना, जैसे आप सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक स्ट्रीम तैयार होती है, जैसे आप सॉकेट प्रोग्रामिंग में सिखाया जाता है। दो तरह की इनपुट स्ट्रीम होती है, इनपुट सॉकेट होता है और एक आउटपुट सॉकेट होता है। ठीक है, तो सर्वर सॉकेट जो होता है आउटपुट हो जाता है, इनपुट हो जाता है, और यहाँ से हम लोग क्लाइंट के थ्रू आउटपुट सॉकेट तैयार करते हैं। फिर वो आपका स्ट्रीम के थ्रू डेटा पास होता है। ठीक है, तो अब स्ट्रीम जो फास्ट स्ट्रीम होती है वो कौन सी होती है? पोस्ट स्ट्रीम होती है, मतलब पोस्ट। हाँ, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं नहीं नहीं, ये नेटवर्किंग का इशू है, मतलब नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हैं ये। अगर आपने नेटवर्क प्रोग्रामिंग कहीं सीखी है, नेटवर्क के ऊपर प्रोग्रामिंग होती है। अब जैसे नेटवर्क प्रोग्रामिंग जावा में होती है, ठीक है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग डॉट नेट में होती है। ठीक है, तो उस समय फिर आपको अलग से अपना सॉकेट बनाना पड़ता है। तो यहाँ तो अभी सॉकेट तो इनबिल्ट है ना, क्योंकि अभी आप HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हो वेबसाइट पर, तो HTTP प्रोटोकॉल अपना सॉकेट बना रहा है। हाँ, अपना सॉकेट बनाता है, उसके थ्रू आपका डेटा पास होता है। तो आप यही समझ सकते हो कि गेट जो रहेगा, पोस्ट जो रहेगा आपका, गेट थोड़ा स्लो होगा। इसमें जो आपका स्ट्रीम बनेगी वो थोड़ी स्लो बनेगी और थोड़ी लाइट बनेगी। लाइट का मतलब उसमें ज़्यादा मेमोरी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि 1024 से। अब पोस्ट में क्या होगा, वो आपका थोड़ा सा फास्ट मतलब सॉकेट बनाएगा या स्ट्रीम बनाएगा, और जिसमें आपका डेटा बहुत ज़्यादा फ्लो हो सकता होगा। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि अगर आपको अपना पेज थोड़ा सा लाइट वेट बनाना है तो भाई गेट का यूज़ करो। अब आप ज़बरदस्ती सब में पोस्ट लगा रहे हो तो वो भी सही नहीं है, वो भी। हाँ, तो आपको मोस्टली गेट का, हाँ गेट यूज़ करना है। जैसे फास्ट आपको डेटा लाइट वेट में पास करना है और सिक्योर नहीं है तो आप गेट यूज़ करो, गेट स्ट्रीम आप यूज़ करो, नहीं तो पोस्ट स्ट्रीम यूज़ करो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे फॉर्म एलिमेंट्स हैं, फॉर्म एलिमेंट्स में जैसे हमारा जब भी आप फॉर्म एलिमेंट बनाओगे तो इनपुट टैग से बनाते हैं। सिंटेक्स आपका नीचे दिया हुआ है, इनपुट टाइप इक्वल टू टाइप नेम, नेम इक्वल टू कंट्रोल नेम, वैल्यू इक्वल टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब टाइप कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर आपको कंट्रोल बनाना है तो ये टाइप स्पेसिफाई करता है कि आपको इनपुट में टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, बटन बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है, क्या बनाना है। ठीक है, अब नेम इक्वल टू कंट्रोल नेम, मतलब ये क्या होता है? ये होता है वेरिएबल का नाम। मतलब आप मान लो कि एक कोई टेक्स्ट फील्ड बना रहे हो, लेकिन प्रोग्रामिंग में उसको एक्सेस कैसे करोगे, उसका नाम क्या होगा, वो नाम आपको यहाँ रखना पड़ेगा। डेटाबेस से नहीं, प्रोग्रामिंग से कनेक्ट करना है। जैसे मान लो आपने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई जिसमें आप यूज़र का पासवर्ड ले रहे हो या यूज़र का आईडी ले रहे हो, तो इसका नाम क्या रखोगे? नेम इक्वल टू UID या यूज़र नेम। तो अब जब प्रोग्रामिंग में जब इसका डेटा एक्सेस करोगे इस टेक्स्ट फील्ड का, तो यहाँ पे जो नाम लिखा होगा वो नाम आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो नेम, हाँ हाँ, अब जितने भी कंट्रोल होंगे उनके नाम यूनिक होने चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपने 2 टेक्स्ट फील्ड बनाई है तो पहले टेक्स्ट फील्ड का नाम T1 रख लो, दूसरे का आप T2 रख लो, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑप्शनल होता है। अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखानी है तो वहाँ आप ये यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसे हटा सकते हो। ये 2 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टाइप और नेम। वैल्यू जैसे नहीं, आप उसमें मान लीजिए उसने बोला कि भाई एक टेक्स्ट फील्ड बनाई आपने सैलरी, अब सैलरी में आपने वहाँ 0 लिख दिया बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब अभी सैलरी उसकी 0 है, तो कहेगा नहीं हमारी सैलरी 0 थोड़ी ना है, तो वो जाएगा उसमें 0 को हटा के वो अपना 25,000 या 35,000 ऐसा लिख देगा। हाँ 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 हाँ, तो ये वैल्यू उसी के लिए है। अगर आप वैल्यू नहीं लिखोगे तो वो टेक्स्ट फील्ड खाली आएगी, और वैल्यू इक्वल टू 0 लिख दोगे तो वो वैल्यू आपको वहाँ 0 दिखेगी उसे। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल करके दिखा देते हैं आपको।
अब टाइप में देखो, जब टाइप नेम यहाँ लिखते हैं उसमें ये सारी वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट लिख दोगे यहाँ पर तो आपका टेक्स्ट फील्ड बन के आएगा। सबमिट लिखोगे तो बटन बन के आएगा, सबमिट बटन। फिर उसी तरह से रीसेट बटन, बटन लिखोगे तो बटन बन के आएगा। चेक बॉक्सेस, रेडियो, पासवर्ड, हिडन और फाइल, ये आपके टाइप हैं। फाइल में फ़ाइल अपलोड करने के लिए, अगर आपको कोई अपना इमेज अपलोड करना है या तो आपको अपना बायोडाटा अपलोड करना है तो उसके लिए रहता है ये भी बताएंगे। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये सबके एग्जांपल हम करके आपको बता देंगे। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, आगे बढ़ें। तो अभी जो फर्स्ट आ रहा है, जैसे हमें एक फॉर्म बनाना है जिसमें हमें एक नंबर इंटर कराना है, उसका स्क्वायर करना है। क्योंकि अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे एग्जांपल में यही बताया था कि आपको क्या करना था, एक नंबर इंटर कराना है यूज़र से 5, उसका मल्टीप्लाई कराना है और 25 आपका स्क्वायर प्रिंट करना है। हाँ, तो इसका फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा। एक HTML पेज या PHP पेज बनेगा जिसमें हम बोलेंगे एंटर अ नंबर। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आएगी, यहाँ पे एक बटन आएगा। स्क्वायर। अब कोई बंदा इसमें 5 लिखता है और इसके ऊपर क्लिक करता है तो अब ये किस पेज पे जाएगा। मान लो ये पेज बनाया हमने square.php, तो जैसे सबमिट होगा तो ये किस पेज पे जाएगा, ये जाएगा do_square.php के ऊपर। ठीक है, तो एक और पेज बनाना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट पेज पे जाएगा, प्रोसेस होना do_square.php पे। यहाँ पे क्या होगा, ये पेज के अंदर PHP कोड लिखा होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, ये वैल्यू उठाएगा 5, एक वेरिएबल के अंदर रखेगा n के अंदर। ठीक है, फिर उसका आपका क्या है, स्क्वायर करेगा ये $n इंटू $n, और फिर इसको प्रिंट करा देगा इको $s। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ होगी ये आएगी आपकी do_square.php में। 2 पेज बनेंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा। तो यूज़र को सिर्फ क्या दिखेगा, इस पेज का जो आउटपुट दिखेगा वो ये दिखेगा बस। क्या, हाँ, स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैसेज लिख देंगे स्क्वायर इक्वल टू 25 दिखेगा बस। और क्लाइंट को बस ये दिखेगा कि मतलब एक हमने यहाँ पे एक वैल्यू एंटर करी, स्क्वायर किया, तो अगले पेज पे हमारा स्क्वायर इक्वल टू 25 निकल के आ गया। ठीक है, तो इसको हम बनाने का आज ट्राई करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये वाला पेज बनाना है square.php। ठीक है, और इसको हम डिज़ाइन करते हैं अपने नोटपैड में जाके। ठीक है, तो ये मेथड जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं गेट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप गेट मेथड इक्वल टू गेट नहीं लिखोगे तो वो ऑटोमेटिक जो ब्राउज़र होता है इसको गेट ही समझता है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, वही मैंने आपको बताया था पिछली बार। अगर आपको छोड़ दोगे तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट गेट लगेगी। नेक्स्ट फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर हाँ, PHP टैग यूज़ नहीं करना है, हमें एक मैसेज लिखना है एंटर अ नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट टैग बनाना है, इनपुट नहीं, हाँ, नेम इक्वल टू या टाइप इक्वल टू, आप ऐसा भी कर सकते हो, टाइप पहले लिख लो, टेक्स्ट। ठीक है, नेम इक्वल टू, मैंने इसका नाम T1 ले लिया, लेट कर लो। ठीक है, और वैल्यू हम कुछ देते नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, BR का मतलब लाइन ब्रेक,
फिर एक बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्म बंद हो जाएगा, बॉडी बंद हो जाएगी। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, किस नाम से, क्योंकि हमने बताया था इसका नाम स्क्वायर रखना है, स्क्वायर डॉट PHP, ठीक है। अब देखो इसमें कोई भी PHP टैग नहीं है, फिर भी मैंने इसको PHP के नाम से सेव कर दिया है, तो ये चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। तो ये आ गया, देखो इंटर नंबर, नीचे स्क्वायर लिख के आ रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे 5 इंटर करके, तो अभी किस पेज पे जाएगा, डू स्क्वायर, देखो डू स्क्वायर, ठीक है। और आगे आपने ध्यान दिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। हाँ हाँ, आप क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अभी तो वो बनाएंगे ना अभी हम। मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो ऊपर URL आया है ना, इसको समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखो आपका क्या लिखा है, डू स्क्वायर डॉट PHP क्वेश्चन मार्क T1 इक्वल टू 5। तो अब ये T1 इक्वल टू 5 क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने गेट मेथड यूज़ किया हुआ है, हाँ, इसीलिए वो दिख रहा है। अगर मैं देखो पोस्ट में लिख देता हूँ, इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो ये नहीं दिखेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैंने 5 इंटर किया, स्क्वायर किया, तो देखो आपका यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, ये बड़ा नहीं हो पाएगा। दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं आया, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ये जो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आ रही है? क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, सेपरेटर होता है ये, हाँ, जैसे ये URL हो गया। अब इसके बाद जो पैरामीटर स्टार्ट होते हैं वो सेपरेटर से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन मार्क इज़ द सेपरेटर, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। हाँ हाँ, मतलब ये T1 इक्वल टू 5 आया गेट मेथड के थ्रू, ये दिख रहा है आपको। अगर मान लो 2 पैरामीटर हमने पास किए होते, मतलब 2 नंबर पास किए होते, मतलब सम करना होता हमें, तो दूसरा पैरामीटर कैसे आता है इसके आगे बताइए? T1 नहीं 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 भाई, यही क्या है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अब दूसरा पैरामीटर कैसे आएगा, तो वो आएगा एंड से, एंड T2 इक्वल टू 6, ऐसे समझ में आया? एंड करके आता है, ठीक है। तो याद रखना। और क्वेश्चन मार्क क्या होता है, URL और पैरामीटर्स को सेपरेट करने में यूज़ होता है। क्वेश्चन मार्क एक बार आएगा, फिर बाकी जितने पैरामीटर्स होंगे वो एंड से सेपरेट होंगे। हाँ नहीं, जहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यू भेजोगे, अभी तो एक ही था तो इसीलिए कोई आया नहीं। अभी एक से ज़्यादा वैल्यू भेजते 2 या 3 या 4, तो जितने भी पैरामीटर आपके होते हैं वो एंड से सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो अभी इसी को स्क्वायर को आगे लेते हैं, फिर सम वाला भी आपको बना के दिखा देंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ये डू स्क्वायर वाला पेज बनाना है और वहाँ पर ये पैरामीटर को एक्सेस करना है। तो हाँ, तो पैरामीटर को कैसे एक्सेस करते हैं, तो देखो ये आगे है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई फॉर्म बनाया है, उसमें आपने कोई टेक्स्ट फील्ड भेजी है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टू एक्सेप्ट, ये एक नोट है, टू एक्सेप्ट और रीड T1 का मतलब टेक्स्ट फील्ड 1 जो हमने बनाई थी, हाँ, टेक्स्ट फील्ड 1 डेटा इन PHP पेज व्यूज़ फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब $get, 2 चीज़ होते हैं, $get या $post। तो ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, दीज आर द सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स, इनको सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। ये PHP में ऑटोमेटिकली बने हुए हैं, बस आपको इनका यूज़ करना है। तो जो भी आप पेज बनाओगे, हाँ, पहले से बने हुए हैं, तो आपका जो process.php पेज होगा,
या डू स्क्वायर डॉट पी एच पी पेज होगा यहाँ पर, डू स्क्वायर डॉट पी एच पी पेज होगा। हाँ, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा $S, एस फॉर स्क्वायर, हाँ एस फॉर स्क्वायर, टी बना लो जैसा भी बनाना, ठीक है, या एन बना लो क्योंकि एन हमें डेटा इंटर कराना है, तो एन फॉर नंबर हो गया, ठीक है। तो $n इक्वल टू $get T1। तो ये गेट क्या करेगा, ये जो आपने पैरामीटर पास किया था, ये यहाँ पे पास किया था पैरामीटर, ये वाला लिख दो, जैसे आपने ये लिखा गेट T1, तो ये इस URL के अंदर T1 को ढूंढेगा, T1 कहाँ है, तो T1 के आगे जो वैल्यू होगी 5, वो 5 वैल्यू उठा के किसके अंदर डाल देगा, इस n के अंदर, हाँ n के अंदर डाल देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ये T1 जो है वो T1 इसके अंदर आएगा, गेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो एरे साइन हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल कोड में, T1, ठीक है, और ये डेटा आपका चला जाएगा n के अंदर। अब इसको क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है n को, तो फिर हम $साइन लगाएंगे, एक s वेरिएबल बनाएंगे इक्वल टू $n इंटू $साइन n, ये हो गया स्क्वायर। अब इसको प्रिंट करा देंगे तो इको, ठीक है, ये स्मॉल में आना चाहिए, वो अपने आप कैपिटल हो जा रहा है, ठीक है। तो कोडिंग में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें मैसेज लिखना है क्या, स्क्वायर इक्वल टू $साइन s, ये आपका कोड हो गया पूरा। तो अब मैं इस पेज को, डू स्क्वायर पेज को एक डिज़ाइन करता हूँ नोटपैड में फिर से जाके। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये स्क्वायर पेज बनाया था, मैं यहाँ से न्यू करता हूँ, यहाँ कोड पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे ई स्मॉल कर देता हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ किस नाम से, डू स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली मैं इसको फिर अब रन करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, जो स्क्वायर पेज बनाया था उसको मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ ओपन करके। वहाँ पोस्ट तो नहीं कर रखा था हमने, गेट हटा दिया था, पोस्ट किया था ना। तो यहाँ क्या करेंगे, हम गेट करेंगे, क्योंकि अगर गेट है तो फिर हमने गेट, जो डू स्क्वायर है वहाँ पर गेट यूज़ करना पड़ेगा। अगर पोस्ट के थ्रू भेजा होता है फिर वहाँ हम गेट की जगह पोस्ट लगाते हैं। हाँ, वही यूज़ करना पड़ेगा। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। मैंने अभी गेट किया, क्योंकि यहाँ पे जो डू स्क्वायर पेज है जो मेरा, इसमें गेट यूज़ किया हुआ है। और ओपन करता हूँ मैं स्क्वायर वाला पेज, ये स्क्वायर हो गया। ये डू स्क्वायर हो गया। तो यहाँ गेट लगाया हुआ है, तो इसीलिए डू स्क्वायर में आपने यहाँ पे $साइन कैपिटल में गेट लिखा हुआ है। ठीक है, अभी पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा पोस्ट। ठीक है, तो चलो, तो इसको हम लोग रन करते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ 5 दिया, स्क्वायर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये पूरा इसने लिख के बता दिया। तो ये ऐसा क्यों आया, कल भी आया था ये प्रॉब्लम, क्योंकि हमने ये जो कोड लिखा हुआ है, ये PHP कोड लिखा हुआ है। तो हमें कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, PHP टैग। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। फाइव तो स्क्वायर इक्वल टू 25, ये रिज़ल्ट आ गया।
ठीक है, अब मैं पोस्ट कर देता हूँ, लेट कर लो। जो कहाँ पर ये T1? हाँ T1 वही मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अभी गेट आप कर रहे हो, आपने 5 इंटर किया, ये स्क्वायर किया, तो यहाँ पैरामीटर में T1 आया। देखो ये पैरामीटर में ये T1 ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है T1 से समझ में नहीं आ रहा है टेक्स्ट फील्ड 1, तो आप इसका नाम ले लो, कोई ले लो भाई n ले लो, नेम इक्वल टू n, या नम ले लो, जो आपको जिससे समझ में आता हो। अब यहाँ पे नम लिया है, तो आपको डू स्क्वायर के अंदर भी T1 की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, नम करना पड़ेगा। तो यहाँ नम हो गया, ये सेव कर दिया मैंने कंट्रोल एस करके। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे बैक जाके रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं डेटा 5 पास करता हूँ। तो यहाँ देखो जो पैरामीटर आ रहा है T1 की जगह आप क्या हो गया, नम हो गया। हाँ, तो ये जो वही T1 जो आप पूछ रहे थे, ये बेसिकली वो नेम है जो हम लोग कंट्रोल को पहचानने में करते हैं या डेटा को पहचानने में करते हैं कि भाई ये जो 5 डेटा है किस के थ्रू आया है, किस पैरामीटर के थ्रू आया है, नम के थ्रू आया है। तो उस नम को ही हमें आगे डू स्क्वायर डॉट PHP में यूज़ करना पड़ेगा। और जितने भी आप टेक्स्ट फील्ड बनाओगे सबके नेम आपके यूनिक होने चाहिए, मतलब num1 num2 ऐसे कर लो, हाँ, लेकिन इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें, पोस्ट करें इसको। इसको मैं पोस्ट करता हूँ, यहाँ गेट रहने देता हूँ। अभी देखो एरर आएगा आपका। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैंने 5 इंटर किया और इसको स्क्वायर किया, ये एरर आ गया, कह रहा अनडिफाइंड इंडेक्स नम। मतलब आपने पोस्ट के थ्रू भेजा था और गेट के थ्रू यहाँ एक्सेस किया डू स्क्वायर में, तो वो गेट, हाँ, तो गेट स्ट्रीम में, मतलब गेट स्ट्रीम में वो ढूंढ रहा है नम को कि भाई नम कहाँ है, तो इसलिए उसने ये एरर दे दिया। और यहाँ पर आपने ज़बरदस्ती इको किया, तो उसने क्या किया, एस में 0 वैल्यू प्रिंट करा दी। समझ में नहीं आ रहा उसको। हाँ हाँ, वही अगर आप यहाँ पर जो डेटा है आपका ये, जिसमें एस इक्वल टू ये $n लिखा ना आपने ये, तो अब इसमें n में वैल्यू आई नहीं, मतलब इसमें रहा नल, तो नल मल्टीप्लाई जब होता है तो वो 0 हो जाता है, इसलिए उसने 0 भेज दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी पोस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको पोस्ट के थ्रू डेटा एक्सेस करना है तो पोस्ट लगाओ, सेव करो, आप फिर से बैक जाओ, रिफ्रेश करो, आप 5 इंटर करो, स्क्वायर कर दो। अब यहाँ देखो 25 आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये PHP जो कोड है वो आपका ऐसे लिखा जाएगा, PHP ठीक है, तो गेट पोस्ट समझ में आ गया आपको, कैसे हम लोग वैल्यू भेजते हैं एक पेज से दूसरे पेज में, मतलब फॉर्म का जो आपका डेटा है उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। अब जैसे 2 वैल्यू इंटर कराना है तो भाई आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जिसमें 2 नंबर इंटर कराएंगे और उसका हम एडिशन करेंगे। हाँ, तो इसको हम सेव एज कर लेते हैं इसी पेज को, ऐड नाम से, add.php। इसका डू स्क्वायर की जगह डू ऐड कर देते हैं। अब इनपुट में num1 और एक और ले लेते हैं num2। ठीक है, तो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, तो यहाँ num2 लिख देते हैं, सबमिट, यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं सम, ये सेव कर देते हैं। अब इसी में जो दूसरा पेज है उसको सेव एज, हाँ उसको सेव एज कर लेते हैं, डू ऐड।
डॉट PHP। ठीक है, अब यहाँ पोस्ट था तो भाई अभी हम इसको गेट कर लेते हैं। num1 यहाँ n1 हो जाएगा, n2 ले लेंगे, यहाँ सम इक्वल टू n1 प्लस n2 और यहाँ पे स्क्वायर की जगह सम, हाँ सम का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक पेज तैयार हो गया, ये भी एक फॉर्म तैयार हो गया। इसको मैं रन करा देता हूँ। ऐड था कि सम था, ऐड डॉट PHP। अब इसमें 2 फील्ड आ गए, 5 दिया, 6 दिया और सम किया, सम इक्वल टू 11 आ गया। अब इसमें देखो जो URL है आपका, इसमें मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले जाता हूँ। हाँ, जिसमें आपको दिख रहा होगा num1 इक्वल टू 5 एंड num2 इक्वल टू 6। तो सेपरेटर जो बीच में यूज़ हुआ, 2 वेरिएबल के बीच में आपका एंड यूज़ हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे पास जो प्लेस हाउस हाँ, लेकिन अभी आप हैबिट ऐसी डालो कि अब HTML भूल जाओ। आपको सारे पेज चाहे HTML कोड लिखा हो, चाहे PHP कोड लिखा हो, चाहे मिक्स लिखा हो, सभी को आपको PHP करना है। हाँ, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आपको बाद में साइट में कन्फ्यूज़न होगा कि पता नहीं कौन सा पेज HTML था, कौन सा PHP था। ठीक है, तो आप अभी HTML भूल जाओ। अभी आप PHP पढ़ रहे हो तो सारे पेज चाहे उसमें HTML कोड लिखा हो पूरा का पूरा, चाहे पूरा आपका PHP कोड लिखा हो, चाहे मिक्स फॉर्मेट में लिखा हो, आपको PHP टैग से ही, मतलब PHP एक्सटेंशन से ही उसको सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मतलब आपको फॉर्म बनाना, उसमें डेटा दूसरे पेज पे भेजना, वो आ गया। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक और कॉन्सेप्ट है इसी में ही कि एक पेज एक्स्ट्रा क्यों बनाए हम, क्यों ना, हाँ क्यों ना सम आपका उसी पेज पे आ जाए। जैसे ये है आपका भाई 5 है और 6 है और मैं इंटर करूँ, क्लिक करूँ तो यहीं पे नीचे ऐड इक्वल टू या सम इक्वल टू 11 यहीं आ जाए, इसी के नीचे। मैं एक्स्ट्रा पेज क्यों बनाऊँ, टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं अपना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, क्या है, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन सेम पेज। तो क्या करना है आपको, जो कोड है ये वाला कोड, ठीक है, वो लिखना है। और प्लस ये वाला जो कोड है वो कहाँ, बटन के नीचे आपको शो कराना ना, यहाँ पर, वो यहाँ लिख दो आप। ठीक है, तो अब क्या होगा, रिज़ल्ट आपका उसी पेज पे आएगा।
लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, मैं अभी पहले इसको डायरेक्ट रन करके दिखाता हूँ। तो अच्छा मैं वो तो दूसरे पेज हाँ, ये अभी दूसरे पेज पे था, तो सेम पेज का आपको यूआरएल यहाँ देना पड़ेगा। तो मैं ये पूरा कोड जो है मैं एक नई फाइल में ले जाता हूँ, उसको छेड़ता नहीं हूँ मैं। जो प्रोग्राम हमने बनाए हुए हैं वो अलग रहने देते हैं। ये क्लोज़ कर देते हैं, ये क्लोज़ कर देते हैं। एक नया नोटपैड में खोलता हूँ। ठीक है, उसमें इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है इसको हम सेव करते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को। ऐड न्यू डॉट PHP। ठीक है, तो अब जैसे फॉर्म सबमिट होगा तो इसी पेज पे जाना है। तो इस पेज का नाम क्या है? नहीं, ऐड न्यू। मतलब जो पेज हमने सेव किया है वो ऐड न्यू नाम से किया था। फॉर्म भी वही है और प्रोसेस भी वही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड न्यू लिख दिया आपने, ऐड न्यू डॉट PHP। मेथड गेट है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ऐड ठीक है, तो अब देखो नीचे एरर आ रहा है आपका। जैसे आपने पेज को रन किया तो वो उसने पहले तो फॉर्म आपको प्रिंट कर दिया, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। लेकिन जब वो PHP को उसने कंपाइल किया तो वो num1 और num2 पैरामीटर को देखने लगा। कहाँ देखने लगा? ऊपर URL के अंदर। तो देखो URL में ऊपर कोई आपने पैरामीटर पास किया? नहीं किया, वो तो सीधा आपने PHP लिख के एंटर कर दिया। ठीक है, तो इसलिए वो एरर दे दिया उसने यहाँ पर। तो इस एरर से बचने के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोडिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम पहले रन करके दिखाते हैं इसको। मान लो मैंने यहाँ दिया 5 और यहाँ दिया 6 और सम किया। अब देखो एरर चला गया। ठीक है, क्योंकि उसे ऊपर पैरामीटर मिल गया। देखो सेम पेज पे उसको रिफ्रेश जैसे मारा उसने तो यहाँ पर उसको 2 पैरामीटर मिल गए। तो उस केस में यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, उसने सम करके आपको दे दिया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, एरर चेकिंग कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक फंक्शन है PHP के अंदर इफ़ स्टेटमेंट सी में पढ़ा होगा सेम। हाँ, हाँ, जब फर्स्ट टाइम जब आपने चलाया तो वहाँ पे पैरामीटर उसे मिला नहीं, तो वहाँ पर उसने एरर दे दिया इस केस में। तो अब हमें यही चेक करना है, अगर पेज डायरेक्ट रन कर रहा है कोई और उसमें वो पैरामीटर नहीं आ रहा है तो ये वाला कोड नहीं चले, ये पूरा कोड नहीं चले। तो हमें इस पूरे कोड को इफ़ के अंदर लिखना पड़ेगा। तो वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि अगर इज़ सेट, अगर सेट है, हाँ इस सेट का मतलब सेट है। क्या सेट है? ये वाला पैरामीटर, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। और एंड कौन सा सेट है? दूसरा भी पैरामीटर अगर सेट है num2, तो ही आपका ये वाला कोड चले, नहीं तो नहीं चले। ठीक है, तो मैं सेव कर देता हूँ इसको। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये वाला पैरामीटर हटा के डायरेक्ट में एंटर करता हूँ। अभी देखो एरर आया? नहीं आया। पहले एरर आ रहा था। अब उसने चेक किया यहाँ पर पैरामीटर है कि नहीं है। तो कौन चेक कर रहा है इसको? ये कोड चेक कर रहा है, इफ़ वाला कोड। अगर दोनों पैरामीटर सेट हैं तभी आपका ये कोड चलेगा, नीचे वाले ये सारे कोड नहीं तो नहीं चलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, पैरामीटर देते हैं 7 8। तो देखो ये आपका रिज़ल्ट आ गया। तो ये हो गया आपका एक ही पेज पे डेटा प्रोसेस कराना। ठीक है, आपने नया पेज बनाया था वो काम नहीं नया पेज इस केस में, ये वाले कॉन्सेप्ट में डिस्प्ले द रिज़ल्ट ऑन सेम पेज। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये वाला जो था इसके लिए एक नई फाइल बनाई है।
क्या है, ऐड न्यू डॉट php, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्शन करा है वो भी हमने किस पे डाल दिया, ऐड, नहीं डाल उसी में डाल दिया। तो हमें नया पेज बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें। और इसमें आपका इस सेट, हाँ पर वो करना हो तो हम तो इस मेथड को यूज हाँ, इस मेथड का यूज़ करो। यहाँ पे कोड लगा दिया हमने, इफ़ इस सेट $_ गेट, ये वाला मेथड लगा दिया एक। तो फर्स्ट में जो एरर आ रहा था तो पहले से जो भी एरर आ रहा है वो पैरामीटर नहीं मिल रहे थे ना। अगर हम ये इफ़ नहीं लगाएंगे तो पैरामीटर मिलेंगे नहीं, तो एरर देगा वो। फिर से बता देता हूँ चला के, देखो आप ये था, नया फॉर्म था, ठीक है। ऐड न्यू के ऊपर ही हमने क्या किया, उसको पोस्ट किया। ये हमने ये स्टेटमेंट नहीं लगाया था, देखो पहले बटन के नीचे वो कोड पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमें सम कराना है। तो हमें एक्स्ट्रा पेज की जो कोडिंग हो रही थी, डू ऐड की या डू स्क्वायर की, वो कोडिंग हमने यहाँ पेस्ट कर दी बटन के नीचे, और सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब हम इसको रन करेंगे एरर आ रही है। तो एरर आ रही थी। क्या एरर थी, क्योंकि जब वो रन कर रहा था तो वो num1 और num2 को क्या कर रहा था, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, जो ऊपर उसे मिल ही नहीं रहे, ठीक है। जब हम इसमें वैल्यू इंटर कर दे रहे थे तो वैल्यू मिल जा रही थी, तो इसलिए वो चली जा रही थी। लेकिन यूज़र के लिए ये एक्सपीरियंस ख़राब होता है ना कि अरे यार, हमने पहली बार रन किया, ये एरर आ गया, दूसरी बार किया तो एरर चला गया। हमें तो ऐसा चाहिए कि हम चाहे बिना क्लिक करे रन करें, चाहे क्लिक करके रन करें, हमें तो रिज़ल्ट दिखना चाहिए, ठीक है। अभी वो क्या बोलेगा, जैसे वही देखो ये बोल सकता है, जैसे हमने यहाँ पे ये कोड लगा दिया, अभी हमने फॉर्म को रन नहीं किया है। यहाँ पे सम इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अभी सम 0 है। जब हम यहाँ पे वैल्यू को एंटर करेंगे तो उसमें सम आपका 13 आ जाना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए वही है कि भाई हम इफ़ लगाएंगे, बिना इफ़ के तो काम नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए एल्स लगा के हम क्या करेंगे, उसे इको कर देंगे। क्या इको कर देंगे, नहीं, सम इक्वल, एरर नहीं, सम इक्वल टू 0। एक जस्ट एक मैसेज कि अगर उसको कोई पैरामीटर नहीं भेज रहा है वो, तो उसको क्या दिखेगा, सम इक्वल टू 0 दिखेगा। अरे हाँ हाँ, अभी कोई सम नहीं आया है, तो वो समझ जाएगा। लेकिन एरर आएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो कहेगा कि पता नहीं क्या बना के दे दिया आपने, अब यहाँ पे 13 आ गया। तो ये कोड अच्छा है, ना कि एरर के साथ कोड रन करना। तो ये थोड़ा सा आपका प्रोग्रामिंग करने का तरीका हो गया, यूज़र को एक्सपीरियंस अच्छा लगे, ठीक है। आप कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो मैं इसका आपको पूरा जो अभी तक पढ़ाया है, इसका पूरे कोड भेज देता हूँ, इसका PDF भेज देता हूँ, इसका वीडियो 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद भेज दूँगा। ओके, थैंक यू।